हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो। शुरू खत्म करें। आज चला इसका हम लोग कर देंगे समापन। टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है। हम तो सोचे थे चला 4-5 दिन चलेगा, लेकिन बहुत लंबा हो गया। आ जाओ इधर। पहला इंद्रधनुष। कौन धनुष चला? इंद्रधनुष जो बनता है, कहते हैं इंद्रधनुष में सूर्य की ये आपतित किरण का, ये जो इंद्रधनुष बनता है, सूर्य का प्रकाश ऐसे आता है। ये पानी की बूंद है। ये क्या है चला? पानी की बूंद है। अब पानी की बूंद पर जब सूर्य का प्रकाश ऐसे पड़ता है तो ये इसको कितने रंगों में विभक्त कर देता है? 7 रंगों में विभक्त कर देता है। कितने रंगों में विभक्त कर देता है? 6 1 7। आई हो जाता है चला बे आ नी पी ना ला। तो देखो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, ये क्या होता है? अपवर्तन। थोड़ा सा इसको चला एनसीईआरटी के हिसाब से ठीक कर लो। हम भी अपने आप को ठीक किए हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ देता है। और यहां जो होगा इसको कहते हैं आंतरिक परावर्तन। इसके पानी की बूंद के अंदर परावर्तन, आंतरिक परावर्तन। यहां जो होगा, जब यहां आ जाएगा तो इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 7 रंगों में विभक्त होगा, इसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण। जल्दी लिख। अगले दिन से चला आपका जो टेस्ट का टाइम है वो है 7 से 8। हो गया? अरे लिख लिए। ये ध्यान रखिएगा, आंतरिक परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ये चला पहला ऑप्शन मारना, ये नहीं रहेगा तो मारना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर हम झोल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये दूसरा ऑप्शन होगा। ये मुख्य कारण है। मुख्य कारण अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा चला? वर्ण विक्षेपण। मुख्य कारण क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण। आंतरिक परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों ऑप्शन में रहेगा तो क्या मारिएगा? आंतरिक परावर्तन। और नहीं रहेगा तब क्या मारिएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब बढ़िया से पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखो, कहते हैं इंद्रधनुष में सूर्य के आपतित प्रकाश, ये जो आपतित प्रकाश है, वर्षा की बूंद अपवर्तित तथा विक्षेपित करती है। एक तो अपवर्तित करती है और दूसरा क्या करती है? विक्षेपित। तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती है। क्या करती है चला? अब पुनः यह किरण अपवर्तित होती है, विक्षेपित करती है, जिसके बाद क्या होता है? जिसके बाद लास्ट में क्या हो जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पहले होता है आंतरिक परावर्तन और उसके बाद क्या हो जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोनों में से कोई एक चुनना होगा तो क्या चुनिएगा? आंतरिक परावर्तन। तारे प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। इसमें कोई झोलना है? तारा जो टिमटिमाता है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन में भी कौन सा अपवर्तन? वायुमंडलीय अपवर्तन। कौन अपवर्तन? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। या यूं कहें कि तारे जो टिमटिमाते हैं अपवर्तनांक में अंतर के कारण। किसमें अंतर के कारण? अपवर्तनांक में अंतर के कारण तारे टिमटिमाते हैं। किसके कारण? अपवर्तनांक में अंतर के कारण। या यूं कहें वायुमंडलीय, क्वेश्चन देता है कि तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन मतलब यहां देखो सघन माध्यम है, ऊपर जाओगे तो कौन माध्यम? विरल माध्यम। तो सघन और विरल माध्यम में अंतर है तो कहते हैं अपवर्तन के कारण या अपवर्तनांक में अंतर के कारण। अपवर्तनांक में अंतर के कारण क्या होता है? अपवर्तन। जितना ज्यादा अपवर्तनांक में अंतर होगा वही क्या है? अपवर्तन है। तारों को पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण प्रकाश का
इसे क्या माना जाता है? बिंदु स्रोत माना जाता है, क्योंकि ये तारे बहुत अधिक दूरी पर होते हैं। अन्य ग्रह पृथ्वी के नजदीक होने के कारण प्रकाश का वास्तविक और विस्तृत स्रोत है। जैसे सूर्य को हम लोग विस्तृत स्रोत मानते हैं, जबकि तारे को हम लोग बिंदु स्रोत मानते हैं। सूर्य को क्या मानते हैं? चला, सूर्य हमारा विस्तृत स्रोत है। सूर्य क्या है? विस्तृत स्रोत है। और तारा क्या है? लिख लो, बिंदु स्रोत है। तारा क्या है? चला, बिंदु स्रोत। सूर्य क्या है? विस्तृत स्रोत। और तारा क्या है? बिंदु स्रोत। लिख लिया? अब देखो, चला, मिश्रण दो प्रकार का होता है। मिश्रण कितने प्रकार का होता है? एक होता है दोस्त मेरे समांगी। क्या होता है? एक होता है विषमांगी। समांगी और विषमांगी। समांगी की अगर हम बात करें तो समांगी में हो गया तुम्हारा पानी, जो समान रूप से घुला मिला हो। विषमांगी में ले लो तुम दूध। दूध दिखता समांगी है लेकिन होता विषमांगी। अब एक होता है, चला, टिंडल प्रभाव। कौन प्रभाव? टिंडल प्रभाव क्या कहता है? देखो, टिंडल प्रभाव। कौन प्रभाव? चला, टिंडल प्रभाव कहता है कि अगर आप दूध से होकर प्रकाश को गुजारिएगा, किससे होकर? ये दूध से होकर अगर आप प्रकाश को गुजारिएगा तो ये प्रकाश नहीं गुजरेगा। पानी से होकर गुजारिएगा तो, अगर यही प्रकाश आप पानी से होकर गुजारिएगा, अगर इसमें आप पानी डाल दीजिए, आप पानी से होकर प्रकाश को गुजारिएगा तो प्रकाश गुजर जाएगा। तो इसका मतलब विषमांगी विलयन से प्रकाश गुजरता है कि नहीं गुजरता है? असमांगी से गुजरता है ना। ये दूध को हम लोग कोलाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये जो टिंडल प्रभाव में नहीं गुजरने की घटना है, इसको प्रकीर्णन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, टिंडल प्रभाव कहता है कि जब कोलाइड विलयन से प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश का क्षय हो जाता है, अर्थात प्रकीर्णन हो जाता है। यही घटना कौन प्रभाव है? टिंडल प्रभाव। और दूध क्या है? समांगी कि विषमांगी? दूध क्या है? विषमांगी। इसका मतलब समांगी विलयन के साथ टिंडल प्रभाव नहीं होता है, विषमांगी विलयन के साथ टिंडल प्रभाव होता है। लिख, हो गया? टिंडल प्रभाव कहता है विषमांगी विलयन से प्रकाश पार नहीं कर पाएगा और समांगी विलयन से प्रकाश पार कर जाए। हो गया? दूध कौन विलयन है? कोलाइड। आपको कहेगा टिंडल प्रभाव का संबंध किस विलयन से? कोलाइड विलयन से। प्रकाश के किस घटना से? प्रकीर्णन से। हो गया? हो गया? पढ़ें? समांगी मिश्रण, टिंडल प्रभाव। देख लो नहीं, समांगी मिश्रण जो है, पानी समांगी है, समान रूप से मिला हुआ रहता है, ये टिंडल प्रभाव नहीं था। टिंडल प्रभाव प्रकाश का अवरुद्ध होना, रुक जाना, क्षय होना। फिर कहता है प्रकाश के कण तरंगदैर्ध्य के, यहां कॉमा होगा, तरंगदैर्ध्य, छोड़ने, ऐसे नहीं पढ़ना है, ये रेले का सिद्धांत है। चला, क्या प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का क्षय। जैसे धूलकण वगैरह रहता है, टॉर्च जलाते हैं तो प्रकाश का क्षय होता है ना, तो वही प्रकीर्णन है। वही घटना क्या है? प्रकीर्णन। ये कहता है प्रकीर्णन जो होता है वो तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकीर्णन जो होता है वो तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात का क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। प्रकीर्णन तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात का प्रकीर्णन तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। हो गया? कणों का साइज अधिक होने पर प्रकीर्णित प्रकाश कैसा प्रतीत होगा? श्वेत। प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का क्या चला? क्षय।
अब देखो अगर तुम देखोगे तो बताओ सबसे कम क्षय किसका होता है? लाल का। नीचे से ऊपर जाओगे लिख लेना बे आ नी हा पी ना ला। नीचे से ऊपर जाने पर तरंगदैर्ध्य क्या होता है? बढ़ता। लेकिन प्रकीर्णन क्या होगा? प्रकीर्णन यानी क्षय जो है वो क्या होता है? घटता। तो बताओ सबसे कम क्षय किसका होगा? सबसे कम प्रकीर्णन इसी का होता है, सबसे कम प्रकीर्णन। और सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होगा? सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होगा? वैज्ञानिक का। चलिए लिख। सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा? लाल का। सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होगा? वैज्ञानिक का। हो गया? तो बताओ सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? वैज्ञानिक का। प्रकीर्णन मतलब क्षय, इसीलिए खतरे में लाल रंग का प्रयोग करते हैं। खतरा में कौन रंग का प्रयोग करते हैं? लाल रंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि लाल का प्रकीर्णन यानी क्षय कम होता है। दूर से भी आपको दिख जाएगा। कहते कणों का साइज अधिक होने पर प्रकीर्णित प्रकाश कैसा प्रतीत होता है? श्वेत। लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा कितना गुना होता है? लाल का ज्यादा होता है कि नीला का? तो लाल का कितना गुना होगा? 1.8 गुना होता है। कितना गुना होता है? नेत्र गोलक का व्यास कितना कल पढ़ाए थे? 2.3 सेंटीमीटर। बोलो रे। नीले प्रकाश लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य नीले की तुलना में कितना गुना होगा? 1.8 गुना होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा कितना गुना होता है? 1.8। दोपहर के समय नीले तथा बैंगनी प्रकाश के बहुत कम मात्रा में प्रकीर्णन के कारण कैसा प्रतीत होता है? तो ऐसे भी समझिए दोपहर के समय सूर्य नजदीक ना होता है, तो नजदीक होता है, सातों रंग नजदीक हमारे तक पहुंचता है, और इसलिए दोपहर के समय सूर्य कैसा दिखता है? श्वेत। और सुबह और शाम के समय लाल, क्योंकि दूर हो जाने के कारण सबका प्रकीर्णन हो जाता है, लाल का प्रकीर्णन नहीं होता। स्विच का बात सुने हैं? स्विच जानते हैं? स्विच स्विच सेल तथा बल्ब के बीच चालक संबंध को क्या करता है? जोड़ता भी है तथा तोड़ता भी है। अरे स्विच का दोनों ना काम है, जोड़ना भी और तोड़ना भी। किसी विद्युत धारा में सतत तथा बंद पथ में विद्युत परिपथ कहते हैं। अगर बंद परिपथ होगा तभी ना विद्युत परिपथ रे। खुला परिपथ होगा तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, तो बंद परिपथ को ही हम लोग परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा देखो चला, विद्युत धारा हम लोग कहते हैं कि धारा का प्रवाह जो होता है वो किधर से किधर? पॉजिटिव से निगेटिव। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निगेटिव टू पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निगेटिव टू पॉजिटिव। अब धारा का प्रवाह चूंकि पॉजिटिव से निगेटिव होता है इसलिए हम लोग धारा को धनात्मक कहते हैं। धारा को क्या कहते हैं? अगर कह देगा विद्युत, इलेक्ट्रॉन को ऋणात्मक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन चूंकि ऋणात्मक से ऋण से धन जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक। क्या कहते हैं? धारा को क्या कहते हैं? धनात्मक कहते हैं। विद्युत धारा धनात्मक आवेश का प्रवाह है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश का प्रवाह है। तो कहते हैं लेकिन चला अभी तक ये कॉन्ट्राडिक्शन है, इसको कोई सुलझा नहीं पाया। यह है उल्टा जिसको कोई साबित नहीं कर पाया। कहते हैं विद्युत धारा धनात्मक आवेश का प्रवाह है जो इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत है। कहते हैं इलेक्ट्रॉन किधर से किधर? धन से ऋण। इलेक्ट्रॉन ऋण से धन, धारा धन से ऋण, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो इलेक्ट्रॉन धारा धनात्मक आवेश का प्रवाह की ऋणात्मक, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश। जल्दी से लिख लो, एक बार और लिख लो। धारा का प्रवाह पॉजिटिव से किधर? निगेटिव। हो गया? तो धारा का प्रवाह धनात्मक आवेश का प्रवाह कि ऋणात्मक आवेश का प्रवाह? इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करता है जब चालक के अनुदिश क्या होता है? विभव में अंतर होगा या दाब में अंतर होगा, तब ना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उच्च से निम्न में। ताप में अंतर के कारण होता है ऊष्मा का प्रवाह, विभव में अंतर के कारण होता है धारा का प्रवाह, और सांद्रता में अंतर के कारण होता है गैस का प्रवाह। प्रवाह का कारण
धारा प्रवाह का कारण है, धारा प्रवाह का कारण कभी कभी यहां इसलिए दिए हैं चला, विभवांतर की जगह कभी कभी दाब भी दे देता है। धारा प्रवाह का कारण है विभवांतर, द्रव प्रवाह का कारण है स्तर में अंतर, और ऊष्मा प्रवाह का कारण है तापांतर, गैस प्रवाह का कारण है सांद्रता या घनत्व। दोनों देता है, कोई एक मारना। सांद्रता दोनों नहीं देता है, कोई एक देता है, या घनत्व में अंतर। अगर दोनों दे दिया भूल से तो सांद्रता मारिएगा, सांद्रता या घनत्व में अंतर। यहाँ विभवांतर के साथ साथ कभी दाब भी दे देगा, इसीलिए ये लाइन हमें ऐड कर दी है। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करता है जब चालक के अनुदिश दाब या विभवांतर होता है। धारा प्रवाह किसके अंतर के कारण होगा? विभवांतर के। द्रव का प्रवाह लेवल में अंतर के कारण, ऊष्मा का प्रवाह तापांतर के कारण, गैस का प्रवाह सांद्रता या घनत्व में अंतर के कारण। चुपटा क्या लिखता है? अरे महावीर बाबा वाला पढ़ता है, खाली अथी पटाता है, सर की मेहनत पर पानी फेर रहा है। ये महावीरवा वाला शब्द बहुत फेमस हो गया है। इलेक्ट्रॉन केवल तभी करता है जब चालक के अनुदिश क्या होता है? विभवांतर या दाब में अंतर। विभव को अस्थिर रखते हुए धारा को नियंत्रित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? रियोस्टाट। परिवर्ती प्रतिरोध देखो चला, एक होता है प्रतिरोध, ये अगर ऐसा है तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोधी तार, प्रतिरोध। और अगर ये ऐसा है तो इसको हम लोग कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। देखो एक मिनट होल्ड ऑन, परिवर्ती प्रतिरोध ये क्या करता है चला, इसको हम लोग रियोस्टाट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रुक जा। अगर मान लो कि ये कोई बैटरी है और हम यहाँ एगो बल्ब लगा दिए, एगो बीच में रियोस्टाट लगा दिए, बैटरी के वोल्टेज पर कोई असर नहीं करेगा, लेकिन धारा के प्रवाह को कम ज्यादा करेगा, क्योंकि एक प्रकार का ये परिवर्ती प्रतिरोध है। अगर इतना प्रतिरोध इंगेज कीजिएगा तो कम प्रतिरोध होगा, इतना इंगेज कर दीजिएगा ज्यादा प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा का मान कम होगा। अगर यहाँ प्रतिरोध, ये परिवर्ती प्रतिरोध जितना मन उतने यूज कर सकते हैं, तो प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा का मान कम, और प्रतिरोध कम हो जाएगा धारा का मान ज्यादा। लेकिन बताइए इसका जो वोल्टेज होगा ये तो फिक्स ना होगा रे, इसका जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? फिक्स होगा। तो हम ये कह सकते हैं परिवर्ती प्रतिरोध धारा के मान को घटा बढ़ा देता है, जबकि वोल्टेज पर कोई असर नहीं पड़ता। चलिए लिख, एलपी के एग्जाम का डेटा क्या 1 जून से है? ये जाएगा आज ना कल, काहे टेंशन ले रहा है? वो सपना तो हर पूरा हो जाएगा। भगवान से मनाओ कि एक आदमी ना लेट हो ताकि तुम पढ़ सको। बच्चा तो चला अभी आता है, वो एग्जाम तक आएगा कि सर कोनो कोर्स है एलपी के, हो गया क्रैश कोर्स। किसी का नाना का दिन है चला, 1 महीना फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा देगा। अरे हुआ। परिवर्ती प्रतिरोध किसके मान को बदलता है? धारा के मान को क्या करता है? बदलता है। धारा के मान को क्या करता है चला? बदलता। लेकिन वोल्टेज के मान को क्या रखता है? क्योंकि इसको वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक लिया? धारा के मान को बदलता है और वोल्टेज के मान को क्या रखता है? स्थिर रखता है। देखो क्या कर रहा है, विभव को अस्थिर रखते हुए, विभव मतलब वोल्टेज ना, धारा को नियंत्रित करना अर्थात कम या ज्यादा करने वाली युक्ति को रियोस्टाट परिवर्ती प्रतिरोधक कहते हैं। किसको अस्थिर रखेगा? वोल्टेज को। किसको बदलेगा? धारा को। किसको बदलेगा? कहता परिवर्ती प्रतिरोध को धारा नियंत्रक भी कहते, यही है परिवर्ती प्रतिरोध रियोस्टाट। जितना पर कनेक्ट कीजिएगा उतने प्रतिरोध इंगेज होगा, नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उसके अवयवों से अधिक होते हैं। जैसे तुम ले लो कांसा, पीतल, उसका जो प्रतिरोधकता होगा उसमें जो अवयव है टीन, जिंक, इससे क्या होगा? अधिक होगा। कहता है इलेक्ट्रिक ओवन, ये तो सबको पता है चला, ये कौन प्रभाव पर काम करता है? उष्मीय प्रभाव की चुंबकीय प्रभाव? ये विद्युत चुंबकीय तरंग सूक्ष्म तरंग के द्वारा गर्म होता है। ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रिक ओवन है चला, ओवन की अगर हम बात करें, ओवन में विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, कौन तरंग? सूक्ष्म तरंग के द्वारा गर्म होता है। सूक्ष्म तरंग से गर्म होता
है, ये ऊष्मीय प्रभाव पर नहीं काम करता है। ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता कि नहीं करता? नहीं करता। इसका जो बर्तन होता है वो बोरोसिलिकेट का होता है। किसका होता है? हम बार बार बताए हैं, बहुत बार बताए हैं, इसका बर्तन किसका होता है? बोरोसिलिकेट का, जो ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। जो ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। ओवन में जो बर्तन होता है किसका बना होता है? बोरोसिलिकेट का। हो गया? यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम नहीं करता है। कौन प्रभाव पर? विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कौन तरंग? सूक्ष्म तरंग, जिसको हम लोग माइक्रोवेव्स कहते हैं, उसके द्वारा गर्म होता है। किसके द्वारा गर्म होता है? माइक्रोवेव्स के द्वारा गर्म होता है। इसमें बर्तन किसका होता है? बोरोसिलिकेट का। किसका बर्तन होता है? बढ़े। हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक ओवन विद्युत धारा के कौन प्रभाव पर काम करता है? चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। दैट इज विद्युत चुंबकीय तरंग के द्वारा यह गर्म होता है। बताओ चला, प्रकाशीय यंत्र के रूप में किसका उपयोग करते हैं? टंगस्टन। ऊष्मीय यंत्र के रूप में नाइक्रोम। ये पता है ना? इसलिए टंगस्टन को हम लोग लाइटिंग एलिमेंट कहते हैं। कौन एलिमेंट कहते हैं? लाइटिंग एलिमेंट कहते हैं। नाइक्रोम को हीटिंग एलिमेंट। क्यों? नाइक्रोम का उपयोग हीटर में करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन में करते हैं। जल्दी लिख। इसका गलनांक और प्रतिरोध उच्च की निम्न? गलनांक और प्रतिरोध इसका क्या होता है? उच्च होता है। इसको हम लोग कहते हैं लाइटिंग एलिमेंट की हीटिंग एलिमेंट। कौन एलिमेंट? इसको हम लोग लाइटिंग एलिमेंट के नाम से जानते हैं। हीटिंग एलिमेंट कौन हो जाएगा? नाइक्रोम। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वह ऊष्मा उत्पन्न करता है। हीटिंग एलिमेंट के रूप में किसका? नाइक्रोम। इसका भी गलनांक और प्रतिरोध क्या होता है? उच्च। ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा, चला मिलता भी होगा। अगला फ्यूज के रूप में सीसा और टीन, इसका गलनांक कम, प्रतिरोध उच्च होता है। आई दोनों में अगर पहला ऑप्शन मारना होगा तो गलनांक कम मारेंगे, और दोनों साथ में रहेगा तो दोनों मारेंगे। गलनांक कम, प्रतिरोध उच्च। फ्यूज की चालकता उच्च की निम्न? प्रतिरोध भी उच्च होता है, इसका चालन भी तेजी से होता है। नहीं होगा चला विद्युत धारा का प्रवाह ही नहीं होगा तो वही गर्माएगा, तो बल्ब कहिया जलाएगा। अगर डायरेक्ट पूछे फ्यूज की चालकता क्या होती है तो कहेंगे क्या? उच्च। आई चला देख लो, पूरा एक जगह लिखल है। शक्ति, वाट शक्ति का कौन सा मात्रक है? सही मात्रक। एचपी शक्ति का व्यवहारिक मात्रक। किलोवाट शक्ति का बहुत बड़ा मात्रक। बोलो हाँ। 1 BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर 1055 जूल या 252 कैलोरी। ये तो सबको पता होगा। 1 यूनिट बराबर 3.6, जैसे सबको पता है 3.6 × 10⁵ जूल, 10⁵ जूल, लेकिन होता है 36 गुना 10⁵ जूल भी। आप ही जानते हैं 3.6 × 10⁵ जूल जानते हैं ना? इसी से ही आया है। क्या हो गया? हाँ वही हुआ। अरे वो हमारा इतना मैथ आता है। ये पॉइंट जो है यहां से उड़ा नीचे आया, ये ऊपर गया तो 5 हो गया। ऐसा बात करता है तो तापे गोबरे समझता है कि रे छोटा, इसी से ही आया है। लेकिन इसका दोनों रूप आप जानिए। इसको और अगर थोड़ा सा ये करोगे तो 3600 किलो जूल भी होता है। 3600 किलो जूल। हो गया? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज कौन किया? एचसी और स्टेड। कौन किया था? अब फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण कह देगा तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कह देगा तो फेराडे। देखो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज एचसी और स्टेड किया था, लेकिन अगर कह देगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज कौन किया? कौन किया? फेराडे। कौन किया रे? फेराडे।
हो गया। विद्युत चुंबकीय प्रभाव का खोज कौन किया? एचसी और स्टेड। लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज कौन किया? फेराडे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? ऑर्स्टेड। क्या है चला? ऑर्स्टेड। याद रखना होगा। अब एगो चीज ध्यान रखना, हम हमेशा बच्चों को बताते हैं कि इसका प्रॉपर वे में आप ध्यान रखिएगा कि विद्युतीय क्षेत्र कहे या विद्युतीय तीव्रता कहे, एक ही बात है। विद्युतीय क्षेत्र कहे या विद्युतीय तीव्रता कहे, ये दोनों एक ही बात है। चुंबकीय क्षेत्र कहे, चुंबकीय क्षेत्र कहे या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहे, जब ये तीव्रता लग जाएगा तो ये सदिश राशि होगा। कौन राशि होगा? और विद्युतीय विभव कहे, विद्युतीय विभव कहे या चुंबकीय विभव कहे, ये दोनों, विभव एक प्रकार का कार्य है। विभव एक प्रकार का क्या है? कार्य है। तो ये अदिश राशि, हम खाली इसके माध्यम से आपको ये बताना चाह रहे थे कि चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक के है, विद्युतीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता एक ही है। जल्दी लिख। हो गया। तीव्रता जब भी देगा कौन राशि है? सदिश राशि। अब विभव जब भी देगा कौन राशि है? अदिश राशि। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहे या विद्युतीय क्षेत्र कहे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहे या चुंबकीय क्षेत्र कहे। अरे हो गया। अब विद्युतीय विभव कहे या चुंबकीय विभव कहे, दोनों कौन राशि है? अदिश। तीव्रता लगल होगा तो सदिश। खाली विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र कहेगा का मतलब तीव्रता है। क्या है वो? तीव्रता। अब बताओ। चुंबकीय क्षेत्र एक, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर, देखो दे चलाई, चुंबक के बाहर एक बंद वक्र बनाती है ऐसा, और चुंबक के अंदर ये समानांतर होता है। चुंबक के अंदर कैसा होता है? समानांतर होता है। क्वेश्चन तुमको कहेगा कि ये मान लो अगर नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे जाती हैं, ऐसे आती है। अरे भाई डायरेक्शन दिए कहाँ है? एकदम पगला है कि रे? पढ़ पढ़ के पकना गया है कि नॉर्थ से साउथ जाएगा तो चुंबक के बाहर एक वक्र बनाता है और चुंबक के अंदर समानांतर, और ये एक संकेंद्रीय वृत्त बनाता है। क्या बनाता है? अगर आपको कहेगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या बनाता है तो कहेंगे एक संकेंद्रीय वृत्त। समझते हैं ना? हो कंसेंट्रिक सर्किल, जिस सर्किल, सभी सर्किल का केंद्र अगर एक हो तो उसे संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। संकेंद्रीय वृत्त बनाता है। जल्दी लिख। हो गया। चुंबकीय बल रेखाएं एक संकेंद्रीय वृत्त बनाती है, और चुंबक के बाहर एक बंद वक्र बनाती है, और चुंबक के अंदर कैसी होती है? समानांतर। कहता चुंबकीय सुई चुंबक के विपरीत विक्षेपित होती है। ये चला देखो, ये चुंबकीय सुई और ये कभी समानांतर नहीं होता है, ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है 17 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? इसीलिए कहते हैं ये हमेशा विपरीत विकर्षित होती है, आकर्षित नहीं होती है। चुंबकीय सुई हमेशा चुंबक के विपरीत होती है, क्योंकि लिख लो चुंबकीय सुई
और चुंबक के बीच का कोण हमेशा, लिखिएगा, चुंबकीय सुई और चुंबक के बीच का कोण हमेशा 17 से 18 डिग्री होता है। कितना होता है चला? इसलिए ये हमेशा विक्षेपित करके टेढ़ा कर देती है। मैथ का डेली क्लास 8 से 9 में स्टार्ट होगा रोशन सर का, मंडे से यूट्यूब के ऊपर। 8 से 9 यूट्यूब के ऊपर डेली 8 से 9 रोशन मिश्रा सर का मैथ स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको टीसीएस का जो करंट क्वेश्चन है 22-23 का वो करवाया जाएगा। इसी सप्ताह मंडे से 8 से 9 में ये बैच स्टार्ट होगा आपका यूट्यूब के ऊपर, बिल्कुल फ्री है। 8 से 9 में आप इसको कर सकते हैं। हाँ, अरे 8 से 9 रीजनिंग ना है रे, 8 से 9 नहीं, 7 से 8, 7 से 8 मेरा ना है, 7 से 8, अरे 7 से 8 जिनका टाइम सूट करेगा 7 से 8 ही होगा शायद, हमको लगता है। 5 से 6 में किसका है? 6 से 7, 6 से 7 में वो खाली है क्या? 6 से 7 में कोई क्लास है क्या उनका? अरे हमेशा कोई ना कोई क्लास रहबे करेगा, उतना नहीं सोचना है। 7 से 8 में रोशन मिश्रा सर का क्लास आएगा। या अगर टाइम चेंज होगा तो हम यूट्यूब कम्युनिटी में लगवा देंगे, देख लीजिएगा। चुंबकीय सुई और चुंबक के बीच का कोण कितना होगा? 17 से 18 डिग्री। दो क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है डायरेक्ट, कि दो, कल भी तो था ये क्वेश्चन, कल टेस्ट में था ना ये क्वेश्चन, कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। कल एएलपी के टेस्ट में था। दो क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद करने की दिशा में दोनों दिशा चेंज हो जाएगा जो संभव। अगर ये रेखा एक दूसरे को काटेगा तो दोनों जगहों पर अलग अलग दिशा होगा कि सेम हो जाएगा? एक के बिंदु पर दो दिशा हो जाएगा, जो संभव नहीं है। विद्युत धारा का परिमाण में वृद्धि होने पर विक्षेप में भी क्या होगा? वृद्धि हो। जैसे चला, अगर गैल्वेनोमीटर ये ले लीजिएगा, गैल्वेनोमीटर ले लीजिएगा, ऐसे करंट नापिएगा, तो करंट के परिमाण में वृद्धि कीजिएगा तो इसका डिफ्लेक्शन भी ना बढ़ेगा। डिफ्लेक्शन को ही विक्षेप कहते हैं। डिफ्लेक्शन को ही क्या कहते हैं? विक्षेप कहते हैं। कहते हैं कि अगर विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होने पर किसमें वृद्धि होगा? विक्षेप में क्या होगा? वृद्धि होगा। दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम ये है, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। किसकी दिशा? चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या कहता है देखो, ये अगर कॉर्क स्क्रू को ऐसे लिया जाए और ऐसे घुमाया जाए तो जिधर की ओर वो टाइट होगा वो विद्युत धारा की दिशा है, और जिधर घूमेगा वो चुंबकीय क्षेत्र का। नहीं समझा? कॉर्क स्क्रू नियम कहता है कि एक स्क्रू को ले लीजिए, आप उसको ऐसे टाइट कीजिए तो जिधर की ओर धंसेगा वो विद्युत धारा की दिशा है, ऐसे से जो घुमाइएगा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। इसी का दूसरा नियम भी है कि अगर दाहिने हाथ में आप ऐसे एक चालक तार को पकड़ लेते हैं तो अंगूठा अगर चालक तार के धारा की दिशा को दर्शाएगा तो अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को दिखाए। बोलन रे, जिधर की ओर धंसेगा वो विद्युत धारा की दिशा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। आई जो घूमेगा ये किसकी दिशा है? चुंबकीय क्षेत्र। इसको कहते हैं मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहता है कि अगर अपने दाहिने हाथ में किसी चालक तार को ऐसे रखा जाए कि अंगूठा उस चालक तार की धारा की दिशा को दर्शाए तो अन्य उंगलियां किसको दर्शाएगा? चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम या मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम से किसकी दिशा ज्ञात की जाती है?
चुंबक इसमें चला, इसे ऐसे घुमाएंगे चुंबकीय क्षेत्र, और इसमें चला, इसे ऐसे करेंगे तो ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। और वही फ्लेमिंग का नियम, दो नियम, एगो लेफ्ट हैंड रूल, एगो राइट हैंड। लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए और राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए। तो फ्लेमिंग का जो लॉ है, यही 4 गो लॉ तुमको पूछता है। फ्लेमिंग का लॉ एगो हो गया बाएं हाथ का नियम, एगो हो गया दाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम किसके लिए, मोटर के लिए, और दाएं हाथ का नियम किसके लिए, जनरेटर के लिए। जनरेटर के लिए है तो ये भैया बल या गति की दिशा को दर्शाएगा। किसकी दिशा को, ये जो है ये धारा या ईएमएफ की दिशा को दर्शाएगा। और अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी तो वो दक्षिण हस्त का अंगूठा नियम या मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम से दर्शाया जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जल्दी से लिख लो इसको। बाएं हाथ का नियम बल या गति की दिशा, दाएं हाथ का नियम धारा या ईएमएफ। अगर कहेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो कहेंगे मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम या दक्षिण हस्त नियम। हो गया। फ्लेमिंग ने कितने लॉ दिए थे, 2, एगो बाएं हाथ का नियम, एगो दाएं हाथ का नियम। कॉर्क स्क्रू नियम क्या कहता है, जिधर स्क्रू धसेगा वो किसका धारा, और जो घूमेगा वो चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब इससे किसकी दिशा का ज्ञान होता है, चुंबकीय क्षेत्र किसकी दिशा का, चुंबक की प्रबलता। देखो चला, चुंबक की प्रबलता फेरों की संख्या और कुंडली की गति में वृद्धि से उत्पन्न धारा में वृद्धि होता है। एक लाइन में ही समझिए, ये कॉइल है और ये चुंबक है। जितना तेजी से आप चुंबक को अप डाउन कीजिएगा, धारा का परिमाण उतना ज्यादा हो। चाहे वो ले जाने की गति, चाहे वो निकालने की गति। एएलपी का क्वेश्चन है, अगर आप पढ़े होंगे तब मिला होगा। 9:20 में जो हम पढ़ाते हैं उसमें हम पढ़ाए थे कि ये जो धारा का परिमाण बढ़ेगा उसका 2 रीजन है। एक तो इसकी गति को बढ़ाएंगे और दूसरा इसके फेरों की संख्या को बढ़ाएंगे। आई चला जो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी का थ्योरी भी है। धारा का परिमाण अगर बढ़ाना है, धारा ऐसे ना जनरेट होता है रे। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत यही है कि अगर किसी कॉइल में चुंबक को अप डाउन करवाया जाए तो इसका फ्लक्स कटेगा, ईएमएफ जनरेट हो। बोले नहीं करेगा। धारा बढ़ाना है तो कैसे बढ़ेगा धारा, एगो तो फेरों की संख्या बढ़ाकर, फेरों की संख्या को बढ़ाकर, और दूसरा गति बढ़ाकर। गति आने वाली की जाने वाली की, दोनों। जल्दी लिख। पूछता क्या, एनसीईआरटी का सवाल है। रीजनिंग का टेस्ट आज दिए थे आप लोग, कैसा पढ़ा रहे हैं मास्टर, बहुत बढ़िया। धारा बढ़ाता है तो फेरों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। ये फेरों की संख्या है, ये कॉइल, और गति भी बढ़ेगा। कहता है चुंबक की प्रबलता फेरों की संख्या कुंडली की गति में वृद्धि करने पर धारा में भी क्या हो जाएगा, वृद्धि। या चुंबक की प्रबलता भी बढ़ा दीजिएगा तब भी हो जाएगा। चुंबक अगर अधिक प्रबल ले लीजिएगा तब भी हो जाएगा, क्योंकि अधिक प्रबल लीजिएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ बढ़ेगा। हो गया। एंड द नेक्स्ट वन इज, मानव शरीर के 2 भागों में चुंबकीय क्षेत्र होता है। कहां कहां, हृदय में भी चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड होता है, और कहां पर चला, मस्तिष्क में। सही है, हृदय में भी और कहां, मस्तिष्क में भी, दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड होता है। अस्थिर एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होने की दिशा में गैल्वेनोमीटर का प्रक्षेपण और विचलन क्या होता है, 0 होता है।
अस्थिर या एक समान धारा अगर प्रवाहित होगी तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा। ये जो चला गैल्वेनोमीटर में जो टांका लगा होता है ऐसे ऐसे कब करेगा, जब धारा के मान में परिवर्तन होगा। एक समान धारा बहेगा तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन होगा, एक जगह वो रुकल रहेगा। जितना धारा 2 एम्पियर है तो 2 एम्पियर पे रुकल रहेगा, बोले वह नहीं करेगा। कहता स्थिर या एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होने की दशा में गैल्वेनोमीटर का प्रक्षेपण या विचलन कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। धारा अगर बदलेगा तो डिफ्लेक्शन इसका क्या हो जाएगा, बदलेगा। एक समान रहेगा तो कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक में परिवर्तित क्षेत्र के कारण अन्य चालक में धारा प्रेरित होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अभी तुरंत ने बताया अगर फ्लक्स कटेगा तो क्या जनरेट होगा, ईएमएफ। और यही घटना क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसकी खोज कौन किया था, फेराड किया था। कौन किया था, फेराड। हम बोले विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज एचसी और स्टेड किया, लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज कौन किया था, कौन किया, फेराड। अब देखो चला, एक बात बताओ, आवृत्ति किसको कहते हैं। ये लाइन बड़ा सुंदर है। आवृत्ति किसको कहते हैं, एक दोलन पूरा करने में लगा समय, वो आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। एक सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। हमको ये बताओ, अल्टरनेटिंग करंट जो है इतने में ना अपन दिशा बदल लेता है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, इतने में ना दिशा बदलता है, बोले वे नहीं करें। आवर्तकाल की अगर हम बात करें, हमको बताओ फ्रीक्वेंसी इसका कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। आवृत्ति दिया हुआ है, आवर्तकाल कितना हो जाएगा, टी बराबर 1/f। तो 1/f का मान कितना हो जाएगा, 50। 1/50 बोले तो 0.02 सेकेंड। तो 0.02 सेकेंड हो गया आवर्तकाल। यानी यहां से लेकर एक दोलन पूरा करने में लगा समय, मतलब ये एक दोलन हुआ यहां से लेकर यहां तक, इसमें जो समय लगेगा वही ना आवर्तकाल है। तो यहां से यहां तक समय लगा 0.02 सेकेंड। तो यहां से यहां तक का समय तब कितना हो जाएगा, 0.01 सेकेंड। मतलब हर 0.01 सेकेंड में ही दिशा बदल देगा, फिर यहां 0.01 सेकेंड फिर दिशा बदल देगा, बोलवे नहीं करे। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/100 सेकेंड में दिशा बदल जाएगा। हम ये कह सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट का आवृत्ति 50 हर्ट्ज, आवर्तकाल 0.02 सेकेंड, और हर 0.01 सेकेंड में ये अपनी दिशा को क्या कर देगा, बदल देगा। अर्थात 1/100 सेकेंड में 0.01 को हम 1/100 सेकेंड लिख सकते हैं। 1/100 सेकेंड में ये अपनी दिशा को क्या कर देगा, बदल दे। जल्दी लिख। बीपीएससी टीचर के लिए बैच 12 तारीख से मिलेगा, 12 तारीख दिन शुक्रवार से। ब्रह्मास्त्र का बैच चला सोमवार से रविवार से स्टार्ट हो रहा है, इसी संडे से। ऑफलाइन नहीं होगा, नहीं है भाई, ऑफलाइन नहीं होगा, जगह है नहीं है। तो ड्राइवर वाला बच्चा जगह टेस्ट के लिए एडमिशन लिया, ओकरा कहाँ लेके जाएंगे, कपाड़ पे। 100 का रूम खाली है, ओकरा में 100 बच्चा बैठाइए, की होगा, हॉल एको खाली नहीं है। हाँ, मामला गड़बड़ा जाएगा। टाइम अभी सेट नहीं हुआ है, संडे तक सेट हो जाएगा, अनाउंसमेंट भी हो जाएगा, दोपहर में ही रहेगा। हो गया, कितना सेकंड के बाद बदल देगा, 1/100 सेकंड। प्रत्यावर्ती धारा हर 1/100 सेकंड अर्थात 50 हर्ज के बाद अपनी दिशा बदल देगी। जब विद्युतमय यानी हो गया लाइव वायर, लाइव वायर समझता है रे, मेन वायर,
लाइव तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। काट दो इसको, शॉर्ट सर्किट होता है। ओवरलोडिंग तब होगा चला जब हम यंत्र अधिक लगा देंगे। जब लाइव और न्यूट्रल आपस में मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। ओवरलोड का मतलब ज्यादा यंत्र का लग जाना। एक को पंखा की जगह 10 को पंखा लगा देंगे, क्या हो जाएगा चला? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। साइकिल चलाने में बता चला हमारे शरीर में जो रासायनिक ऊर्जा है वो किस ऊर्जा में बदलता है? पेशीय ऊर्जा में। अब पुनः पेशीय ऊर्जा, देखो शरीर का रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में बदलता है, पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बोले वे नहीं करेगा। कहते हैं चला साइकिल चलाने में, क्या चलाने में, ये आपके पास है रासायनिक ऊर्जा, ये रासायनिक ऊर्जा बदल जाता है पेशीय ऊर्जा में, ये पेशीय ऊर्जा बदल जाता है यांत्रिक ऊर्जा में। बोलो ने, साइकिल चलाने में रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में, अब पुनः पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। ऊर्जा के स्रोत में कोयला का उपयोग किसके लिए? कोयला के उपयोग से ही औद्योगिक क्रांति आई थी। कोयला का उपयोग, अभी वो अलग बात है कि धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन कोयला के उद्योग से ही पहली बार क्या आया था? औद्योगिक क्रांति आया था। इसी को द्रव सोना कहते हैं। जल विद्युत संयंत्र में संचित स्थितिज ऊर्जा को, ये जो स्थितिज ऊर्जा होता है यहाँ, इसी से न विद्युत उत्पन्न करते हैं, जबकि यह प्रक्रिया जल में, देखो ये स्थितिज ऊर्जा से हम लोग विद्युत ऊर्जा निकालते हैं, लेकिन गति जो होता है पानी का उससे न विद्युत निकलता है। तो कहेगा पानी के किस प्रक्रिया द्वारा विद्युत उत्पन्न होता है? गति के द्वारा। किसके द्वारा? जबकि बांध में होता कौन ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा मिलता है, लेकिन पानी की किस क्रिया के द्वारा? किस क्रिया के द्वारा? दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। तुमको कह देगा कि बताइए विद्युत संयंत्र में संचित स्थितिज ऊर्जा किसमें बदलती है? विद्युत ऊर्जा में। जबकि यह प्रक्रिया जल की कौन ऊर्जा द्वारा होता है? कौन ऊर्जा द्वारा? गतिज ऊर्जा के द्वारा। देखो यहाँ स्थितिज ऊर्जा है, ये स्थितिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लेकिन जल के कौन प्रक्रिया के द्वारा? कौन प्रक्रिया के द्वारा? गतिज ऊर्जा के द्वारा। जैव गैस, जैव गैस वही हो गया, कौन गैस रे? बायोगैस, गोबर गैस। गोबर गैस जान रहा है ना? बायोगैस में मीथेन सर्वाधिक, कितना? 70 से 75%। सबसे कम प्रदूषण कौन फैलाता है? हाइड्रोजन। लेकिन प्रयोग में लाया जाता है सीएनजी। प्रयोग में लाया जाने वाला सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला सीएनजी। सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा शक्ति का उपयोग डेनमार्क में होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सबसे ज्यादा पवन चक्की वही है डेनमार्क में, इसलिए इसको कौन देश कहते हैं चला? पवनों का देश कहते हैं। वायुमंडल के परतों द्वारा प्रति एकांक क्षेत्र द्वारा अवशोषित सौर विकिरण की मात्रा को क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक। प्रति एकांक क्षेत्रफल जितना ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है, उसे हम लोग सौर स्थिरांक कहते हैं। अब पादप कितना % सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है? पादप 1% सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है। जितना ऊर्जा है सूर्य के पास, उसका 1% सौर ऊर्जा। अब एनसीईआरटी का सवाल है, पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा। बीपीएससी टीआरई 1.0 का भी सवाल है। पादप कितना % ऊर्जा लेता है? 1%। आज जितना ऊर्जा प्रति एकांक क्षेत्रफल ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक। क्या कहते हैं चला? अब पादप कितना % ऊर्जा लेता है? 1%। कितना %? आज जो लिंडमान का नियम जानते हो ना? लिंडमान का नियम क्या कहता है? ये हो गया उत्पादक, क्या हो गया ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, ये हो गया द्वितीयक, ये हो गया तृतीयक। नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऊर्जा घटेगा ना हो। सबसे अधिक ऊर्जा किसका है? उत्पादक का। कितना % ऊर्जा यूज करता है? 10%। ये नियम किसका है? लिंडमान का। किसका है? लिंडमान का। अब चला आप एनसीईआरटी बनाइएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा, बहुत टफ नहीं लगेगा आपको।
समुद्रों अथवा महासागरों में जल स्तर परत में ताप अंतर के कारण जो ऊर्जा उष्मा उत्पन्न होती है उसे कौन ऊर्जा कहते हैं? समुद्र में जो ऊर्जा ताप के कारण उत्पन्न हो गई उसे महासागरीय ऊर्जा कहेंगे। बोलो रे। अब प्रत्येक स्तरों के बीच ताप का अंतर कितना डिग्री सी होना आवश्यक है? प्रत्येक समुद्र में प्रत्येक स्तर के बीच 20 डिग्री का अंतर होना जरूरी है। नाभिकीय विज्ञान में ऊर्जा को प्रायः किसमें व्यक्त करते हैं? महाभिवियाय। ये ध्यान रखना चला, ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो जूल है ना, लेकिन किलोवाट आवर भी है, क्योंकि 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। और मेरी जान इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। किलोवाट आवर भी है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, लेकिन वो बहुत बड़े यंत्र के लिए। आई लगता है हो जाएगा ना रे। हम तो चला बोल दिए तो अपना जुबान निभा रहे हैं। मतलब हमको लग रहा था कि 4-5 दिन में ये 100-125 बढ़ा देंगे, 4 दिन बहुत हो गया। जैसे खाली पढ़ देते तब तो कोई दिक्कत नहीं था, खत्म हो जाता, लेकिन पढ़ाएंगे। कैसा लगा तुम लोग को क्लास? पक्का? चलो। कहते हैं नाभिकीय विज्ञान में ऊर्जा की प्राय इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त किया जाता है। हम लोग जो विद्युत ऊर्जा खपत करते हैं उसमें किलोवाट आवर में, ऊर्जा को किलोवाट आवर में, नाभिकीय विज्ञान में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि दोनों किसके बराबर है? जूल के बराबर। और जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का। अभी तुरंत बताए थे चला, हाइड्रोजन को स्वच्छ ईंधन माना जाता है क्योंकि ये सबसे कम प्रदूषण फैलाता है, परंतु उपयोग में आने वाला स्वच्छ ईंधन क्या है? सीएनजी। हाइड्रोजन गैस हम लोग उपयोग नहीं करते। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है कि निम्न ताप? उच्च ताप ना। संलयन में उच्च ताप होता है कि विखंडन में? संलयन में 1000 गुना ज्यादा होता है, नाभिकीय विखंडन से प्राप्त होता है। नाभिकीय संलयन की क्रिया जो होती है वो स्टार्ट होती है उच्च ताप से, और वह उच्च ताप कहां से प्राप्त होता है? नाभिकीय विखंडन से। कहां से? तो कहते हैं वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे, देखो एक होता है जैव निम्नीकरणीय, एक होता है जैव अनिम्नीकरणीय। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। निम्नीकरणीय जो सड़ जाता हो, अनिम्नीकरणीय जो नहीं सड़ता हो, जैसे प्लास्टिक। अनिम्नीकरणीय में अगर आओगे तो ये अनिम्नीकरणीय में कौन हो जाएगा? प्लास्टिक। प्लास्टिक, सीसा, ये सब क्या है? अनिम्नीकरणीय। अनिम्नीकरणीय का इंग्लिश होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तथा वे पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, मतलब क्या हो जाते हैं? सड़ जाते हैं, उसे जैव निम्नीकरणीय कहता है। जो नहीं सड़ेगा अनिम्नीकरणीय। बोलो ने, ट्रिपल आर थ्योरी सुना है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। इससे हम अपने वातावरण को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। ये सब डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पढ़िए तो आपको पता चलेगा। जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित ना हो उसे अजैव निम्नीकरणीय, नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। डिग्रेड करना मतलब होता है सड़ना। अपघटित करने के लिए वायुमंडल में कौन कौन है रे? अपघटित या अपमार्जक जो है वो कौन कौन है? एगो जीवाणु, दूसरा चला क्या? कवक। जीवाणु और कवक, इसको हम लोग जैविक अपमार्जक भी कहते हैं। अपमार्जक मतलब सरप। अब पता चला पारिस्थितिकी तंत्र में जैव की अजैव की दोनों उपभोक्ता भी होता है। मिट्टी या पानी भी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक भी होता है और अजैविक भी।
पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक भी होता है और क्या होता है, अजैविक में। वन, नदी, तालाब, झील, प्राकृतिक पारितंत्र तथा बगीचा, खेत, क्या है चला करना। वन तो प्राकृतिक है, ये है, नदी भी, तालाब भी, झील भी, बगीचा हम लोग बनाते हैं, खेत कृत्रिम पारितंत्र का हिस्सा है। पादप स्वपोषी, पादप स्वपोषी की नहीं, पादप बोलो या स्वपोषी बोलो, अरे बोले में नहीं करेगा, पादप बोलिए या स्वपोषी। प्रथम श्रेणी के पोषी स्तर में है, सबसे पहला वही ना है रे। कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, अरे छोटा ये देखो सबसे नीचे कौन, पादप, इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, इसके बाद तो हमको ये बताओ, पादप प्रथम श्रेणी में है, अब प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय श्रेणी में है। अरे बुझा रहा है, ये पहला श्रेणी, दूसरा, तीसरा, चौथा श्रेणी। प्राथमिक उपभोक्ता प्राथमिक श्रेणी में है कि पहले श्रेणी में है कि दूसरे श्रेणी में, और द्वितीय उपभोक्ता तीसरे श्रेणी में, और तृतीय उपभोक्ता चौथे श्रेणी में। इस सब एनसीईआरटी का सवाल है, देगा तो म्याज बुलंद कर देगा। कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कौन श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी के पोषी स्तर में, द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता तीसरे श्रेणी के पोषी स्तर में है। पता नहीं बुझाया कि नहीं बुझाया, बुझाया पक्का। ये जब जाएगा ना चला इसके साथ सामान्य विज्ञान में, जब 700 वन लाइनर घुसेगा तब गेम में मजा आएगा, जब आपका सवाल भी बनेगा। बढ़े, अरे बढ़े। प्रथम पोषी अर्थात स्वपोषी में सूर्य की मात्रा का, अभी तुरंत न बताए थे, IBPSC TRE 1.0 का फेमस सवाल है। ये भी पहला सवाल भी और दूसरा सवाल भी अभी बताए थे। प्रथम पोषी स्तर से सभी अगले पोषी स्तर में कितना %? 10%। आई कौन दिया था नियम? ये दिया था लिंडमान। कौन दिया था चला? सामान्यतः निचले पोषी स्तर उत्पादक में जीवों की संख्या, सबसे ज्यादा जीवित जीव यहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर चला जीवाणु भी है, कवक भी है, जैविक भी है, बहुत पादप भी है, तो सबसे ज्यादा यहीं ना पाया जाता है। ऐसे भी चला सबसे ज्यादा जीवित जीव कौन है? शैवाल। और उस कहाँ है? उत्पादक में कि उपभोक्ता में? कहाँ है? तो कहते हैं सामान्यतः निचले पोषी स्तर में जीवों की संख्या अधिक होती है, ऊर्जा भी अधिक होता है। ऊर्जा भी क्या होता है? अधिक होता है। कहता ऊर्जा के स्थानांतरण में ह्रास होता है कि वृद्धि होता है? वो नीचे से ऊपर जो 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो ह्रास होता है कि वृद्धि होता है? ऊर्जा के स्थानांतरण में ह्रास ऊर्जा का सामान्यतः कौन ऊर्जा में रूपांतरण होता है? ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इसलिए जो जो ऊपर आप जाइएगा गर्म जीव पैदा होते हैं। कैसे जीव पैदा होते हैं? जो जो आप ऊपर जाते जाइएगा जीवों की गर्मी जो है वो बढ़ती जाएगी, उसकी ऊर्जा अधिक होती है, ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। ऊर्जा अधिक नहीं होती, ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। अब देखो चला, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ये सब एनसीईआरटी है, जाके खोल के देखना, पलटो गया क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम्पलर में क्वेश्चन। ये एक दिशीय होता है, मतलब उत्पादक से इधर की ओर होगा। बताओ तो कुत्ता से ऊर्जा मिलेगा रे पौधा को? द्विदिशात्मक नहीं होता है। एकरा से मिलेगा खरगोश को, खरगोश को खाएगा सांप, और सांप को खाएगा लोमड़ी, जे भी खाएगा, कुत्ता नहीं खाएगा। नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊर्जा में क्या होगा? 10% का स्थानांतरण होगा, ऊर्जा घटेगा। फिर कुत्ता से कभी इसको फायदा नहीं होगा। तो ऊर्जा एक दिशात्मक है कि द्विदिशात्मक है? कैसा है? ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। ओजोन का निर्माण
एक मिनट, हम लोग क्या पढ़ते हैं? पराबैंगनी किरणों के द्वारा ओजोन परत, ओजोन परत के द्वारा पराबैंगनी किरणों को रोका जाता है। अरे ये पड़ता है ना, सूर्य का प्रकाश से